डॉक्टर नरेश त्रेहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर त्रेहन, आपको सुनने के लिए लोग खासे उत्साहित रहते हैं, आप किस तरह से देखते हैं डॉक्टर त्रेहन, जो 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस भारत में भी आए हैं? बड़ी चिंता की बात है ये? बिल्कुल है। ये चेतावनी तो अब 2 दिन से आ रही थी कि इस रफ्तार से फैल रहा है दुनिया में कि हमें इस पे बिल्कुल सतर्क रहना है कि ये कहां से हमारी कंट्री में एंट्री कर रहा है और कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। क्योंकि क्या है कि आज के दिन भी इंटरनेशनल ट्रैवल चल रहा है, तो ये यकीनन जो इतनी कंट्रीज में फैला है तो उसका वो हमारे यहाँ भी आएगा, ये तो पक्की बात है। और ये आज साबित हो गया कि ये वाकई में पहुंच गया है ऑलरेडी। नाउ इसको हमें समझना है। आज के दिन प्रॉब्लम ये है कि ओमिक्रॉन की जो कैरेक्टरिस्टिक है और वो किस तरीके से हमें अफेक्ट करेगा वो अभी स्पष्ट नहीं है। तो इसीलिए 2-3 चीजें हमें करनी है। इसको हमें समझना है कि क्योंकि इसकी जो म्यूटेशंस हुई हैं इतनी ज्यादा हुई हैं, जैसे 30 तो सिर्फ स्पाइक प्रोटीन से हो गई, तो इसका जो भयंकर जो हमें खौफ है वो ये है कि अगर जो इसका R0 फैक्टर जो अभी प्रिलिमिनरी हमने दुनिया में जिसका ये अंदाजा लगाया जा रहा है वो ये है कि ये फैलेगा, जिसको इसका जैसे जो डेल्टा वेव आई थी उसका R0 फैक्टर 6.5 था जी। इसका कम से कम 12 to 18 होगा। तो अगर जो इतना है तो इसका मतलब जैसे ये कहीं पहुंचेगा वहां पे लोगों को इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलेगी। डॉक्टर साहब, लेकिन ये तो इसका मतलब बहुत डरावने वाली बात है कि अगर वो चंद लोगों को होता था और ये तेजी से बहुत लोगों को होगा तो ये तो जंगल में आग की तरह फैलने का खतरा होगा इसका। यही हमें आज के दिन डर है। और दूसरा ये है कि इसकी विरुलेंस कितनी होगी ये किसी को पता नहीं है अभी कि कितना सीरियस इन्फेक्शन होगा। तो हमें इसी का ये प्रॉब्लम है कहने का कि अगर जो ये फैलता है इस तरीके से और लोगों को सीरियस इन्फेक्शन होती है तो ये वेव बहुत बड़ी हो सकती है और देन हॉस्पिटल्स के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? एक तो जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है अबाउट वेरी स्ट्रिक्ट ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, और जो ये बनाया है कि जैसे ही कोई आएगा उसको अच्छी तरह से चेक, मतलब उनका RT-PCR होगा, उनको फॉलो अप किया जाएगा और आइसोलेशन अगर जो मिलता है पॉजिटिव है तो आइसोलेशन होगा। तो ये सब मेजर तो हेल्प करेंगे ही करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमें अपने लेवल पर एज ए सिटीजन लेवल पे हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है। हमारी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो हमें पता है कि 3 मेन बिहेवियर पैटर्न है कोविड सेफ्टी का, उसको अपनाना है। वो वापस हम चले, क्योंकि लोगों ने मास्क उतार दिए थे, काफी गैदरिंग्स हो गई थी शुरू, उसको एकदम हम पुराने सिचुएशन में जैसे हमने सेकंड वेव में किया था अभी टेम्पररीली उसको हमें बिल्कुल अपनाना चाहिए। अभी बाहर मत जाएं मास्क के बगैर, कभी क्राउडेड प्लेस में मत जाएं, डिस्टेंसिंग रखें और हैंड हाइजीन रखें। और दूसरी बात यह है कि अगर जो आपको दोनों डोज वैक्सीन के नहीं लगे हैं तो इमीडिएटली दोनों डोज लगवाएं, अपना पहला डोज लगवाएं और फिर जब नंबर आए तो लगाएं। और तीसरी बात यह है कि हमें बच्चों का बहुत फिक्र है कि बच्चों की जो वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है जी, और इसीलिए ये जरूरी है कि हम पूरा प्रयास करें कि जल्दी से जल्दी उपलब्धि हो बच्चों की वैक्सीन की, और अगर जो उनको भी हम प्रोटेक्ट कर सकेंगे तब हमारी सोसाइटी को पूरी राहत मिलेगी कि हम निश्चिंत हो जाएं। क्योंकि आज के दिन ऐसा लगता है कि जिनको 2 वैक्सीन लग चुकी हैं उनको इन्फेक्शन हुआ भी है तो माइल्ड हुआ है जी। ये तो अच्छी बात है। क्या बूस्टर डोज की भी जरूरत पड़ सकती है? और सरकार का आपकी दृष्टि में लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या सरकार का लक्ष्य यह होना चाहिए कि जो सेकंड डोज अभी 40-45% के आसपास है उसको पहले 80-90%, 100% तक ले जाए, या साइमल्टेनियसली फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, इमरजेंसी वर्कर्स, उनको बूस्टर डोज भी लगने लगे? देखो, आज के दिन आप अगर जो देख रहे हो बहुत रिपोर्ट्स आ रही हैं कि काफी सारी वैक्सीन अभी है जो एक्सपायरी डेट तक पहुंच रही है। अगर जो ऐसा है और जो डिमांड वैक्सीनेशन की पूरी हो रही है, जो फर्स्ट और सेकंड डोज की डिमांड पूरी हो रही है,
और ये जो एक्स्ट्रा वैक्सीन है इसको तो इमीडिएटली बूस्टर की तरह लगा देना चाहिए हेल्थ केयर वर्कर्स को, कि अगर जो किसी वजह से ये फैल गई और इसमें हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को फिर से वही करना पड़ा जो पहले किया था, तो उनकी बहुत जरूरत होगी। अगर जो उनमें बीमारी फैल गई तो बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा हमें। तो जैसे अपनी आर्मी को तैयार करना है वैसे ही हमें अपनी फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना है। तो अगर जैसे ही एक्स्ट्रा वैक्सीन मिलती है वो एज बूस्टर डोज के हिसाब से दे दी जाए, क्योंकि हमारी प्रोटेक्शन जो है वो 8-9 महीने पुरानी है। हमारे को तो सेकंड डोज फरवरी में ही लग गया था जी, तो अब तो हम 10 महीने पे पहुंच रहे हैं। तो इसीलिए ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि हमें प्रोटेक्शन ये सारी दुनिया ने शुरू कर दिया है। सारी दुनिया में ये जाहिर हो गया कि प्रोटेक्शन के लिए बूस्टर डोज की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कुछ लोग ये कहें कि 29 देशों में, विश्व के 29 देशों में केवल 375 या 373 केसेस हैं, क्या हम जल्दी पैनिक कर रहे हैं? क्या हम पैनिक कर रहे हैं या हम सचेत हो रहे हैं, हम अवेयर हो रहे हैं कि खतरा बढ़ सकता है? देखो ऐसा है कि अगर जो हम पैनिक वो होता है जिसमें संतुलन खराब हो जाए या आदमी घबरा जाए। घबराना नहीं है, हमें सीरियसली लेना है, इस पे पूरी चिंता जतानी है। क्यों कि अगर जो हम गलत हुए तो ये बहुत बहुत हावी पड़ेगा सारे हिंदुस्तान के लिए ही नहीं, दुनिया के लिए। तो इसलिए अगर जो हम चिंतित हैं और सारे मेजर्स आज ले रहे हैं तो उसमें क्या फायदा है कि अगर जो नहीं आएगा तो बहुत अच्छा, हमारा क्या नुकसान हो गया, हम तो सिर्फ केयरफुल हुए ना जी। तो प्रिवेंशन, जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, वो इस समय पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम अगर जो अभी से कंट्रोल रखेंगे तो हमारे को बहुत राहत मिलेगी। अगर जो अब लापरवाही करी और पब्लिक ने इस पे ऊपर ध्यान नहीं दिया, सतर्क नहीं रहे हम, तो हमें बहुत किसी दिन हैवी प्राइस पे करनी पड़ सकती है। तो इसीलिए जो डेल्टा वेरिएंट था उसमें तेजी से लोगों की मृत्यु भी हो रही थी, बीमार पड़ रहे थे और मृत्यु हो रही थी। एक समय तो ऐसा आया, जैसा सेकेंड वेव में हम लोग सब ने देखा कि अंत्येष्टि के लिए जगह नहीं मिल पा रही थी। लेकिन क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट इन्फेक्शियस तो है लेकिन मोर्टेलिटी का कोई खतरा? अभी तो जल्दी दिन है, ये जिसको कहते हैं अर्ली डेज में, हमारे पास डेटा ही नहीं है। सभी ये कह रहे हैं दुनिया में कि देखो आप सावधान हो जाओ, जब तक ये स्पष्ट ना हो जाए कि इसका कैरेक्टर क्या है और ये कितनी तबाही करने जा रहा है हिंदुस्तान में। इसीलिए मैं ये देखना चाहता हूं कि हम इसको सीरियसली लें, जब तक हमें पता लग जाए कि हाँ इसका ये सीरियस प्रॉब्लम करेगा, माइनर करेगा, माइल्डर करेगा, उस हिसाब से हमें मेजर्ड रिस्पॉन्स करनी है। पर जब तक ये नहीं पता कितना खतरनाक है, उस हिसाब से हमें पूरा प्रिकॉशन करना चाहिए कि ये ऐसा ना हो कि हम अंडर प्रिपेयर्ड हो। ये नहीं होना चाहिए जी। डॉक्टर त्रेहन, आपको लोग लाखों की संख्या में देखते हैं, सुनते हैं, अनुसरण करते हैं जो आप कहते हैं। आपकी दृष्टि में यह रामबाण क्या है? इसके लिए क्या एहतियात बरते जाएं कि लोग सुरक्षित रहे? और इसमें क्या सीनियर सिटीजन्स को ज्यादा खतरा है, बच्चों को या युवा वर्ग को भी? देखो, खतरे की बात जो है वो तो पहले भी स्पष्ट हो चुकी कि जिनको जो एल्डरली और कोमॉर्बिडिटी वाले हैं उनको सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि अगर जो उनको लगता है तो उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है, तो उनकी लड़ाई जो है वायरस के साथ कमजोर पड़ जाती है। इसीलिए हमें अपने आप को ही नहीं, अपने फैमिली में बुजुर्गों को, अपने बच्चों को, सबको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि बच्चों को तो अभी प्रोटेक्शन है ही नहीं। बच्चों के लिए वैक्सीन की जरूरत है और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है कि मेक श्योर कि सबको वैक्सीनेशन लग चुका है। ये सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे हाथ में। दूसरा रामबाण है, जो पहली बात ये जो मास्किंग, डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन, और दूसरा है वैक्सीन। अगर जो दोनों पे हम पूरा अमल करेंगे तो ये है
कि यकीनन अगर जो तीसरी वेव आई भी तो वो माइल्डर होगी, जिसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर जो ये तेजी से आई तो काफी नुकसान कर जाएगी हिंदुस्तान का। हम अभी भी दूसरी वेव से जूझ रहे हैं। कई लोग बेचारे बेनौकरी बेघर हुए हैं, उनके लिए और भी प्रॉब्लम हो जाएगा। सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वार्निंग बड़ी क्लियर है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पैनिक नहीं, बड़ा सीरियसली लेना है। पैनिक नहीं, लेकिन सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सुरक्षा और सावधानी में ही सेहत है। डॉक्टर नरेश त्रेहन, आप आज तक पर हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।